भारत के लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता और सत्ता के बीच का सबसे बड़ा भरोसे का रिश्ता होता है। लेकिन सोचिए, अगर इस भरोसे की जड़ में ही पैसे और सत्ता का गुप्त सौदा छुपा हो, तो चुनाव की पवित्रता कितनी गहरी चोट खा सकती है। यही कहानी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम की, एक ऐसी स्कीम जिसे 1717 के बजट में पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग के नाम पर लाया गया, लेकिन असल में इसने चुनावी राजनीति को पूरी तरह अंधेरे में धकेल दिया। कहा गया था कि ये ब्लैक मनी को रोकने का तरीका है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। कंपनियों और बड़े दानदाताओं को नाम बताए गुपचुप तरीके से करोड़ों रुपए राजनीतिक दलों तक पहुंचाने का रास्ता खुल गया। 2018 से 2024 तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम बिना किसी रुकावट के चलता रहा। कोई नहीं जानता था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। यहां तक कि कंपनियों को भी यह छूट मिल गई कि वे चाहे जितना दान करें, किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मतदाता की आंखों पर पट्टी करार दिया, क्योंकि जब तक जनता को यह पता ही न हो कि जिस पार्टी को वो वोट देने जा रही है उसके पीछे किस कॉरपोरेट या किस लॉबी का पैसा लगा है, तब तक लोकतंत्र का मतलब ही खो जाता है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक ठहराया और आदेश दिया कि एसबीआई और इलेक्शन कमीशन पूरा डेटा सार्वजनिक करे। और जब वो डेटा बाहर आया तो देश हिल गया। सामने आया कि बड़े-बड़े कॉरपोरेट समूहों ने हजारों करोड़ रुपए रूलिंग पार्टी को दिए और बदले में उन पर लगे मुकदमे धीमे पड़ गए। कॉन्ट्रैक्ट्स और नीतिगत फैसले उनके पक्ष में झुक गए। यही वह बिंदु था जब इस स्कीम को लोग सिर्फ स्कीम नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला कहने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई सामने आने के साथ ही 2024 से 25 के चुनावी माहौल में एक और परत खुली, वोट स्कैम की चर्चा। विपक्ष ने खुलेआम कहा कि वोटिंग प्रक्रिया और नतीजों में धांधली की गई। राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि वोटिंग मशीनों से लेकर वोटर लिस्ट तक सब गड़बड़ था। बिहार जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर इतना बवाल हुआ कि कई नेताओं ने कहा, अगर वोटर लिस्ट ही साफ नहीं तो चुनाव किस भरोसे पर होंगे। ये माहौल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के घोटाले से सीधे जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि जब पैसे का खेल छुपा हुआ हो और वोटिंग प्रक्रिया पर भी सवाल उठे, तो लोकतंत्र का पूरा ढांचा संदेह के घेरे में आ जाता है। इस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम और वोट स्कैम बहस साथ साथ चलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं, जहां जनता का विश्वास टूट रहा है। चुनावों में पारदर्शिता की जगह गुप्त धन और गुप्त वोट की चर्चा है। सवाल यही है, क्या यह वही लोकतंत्र है जिसके लिए हमने संविधान बनाया था, या फिर यह एक ऐसा खेल बन चुका है जहां जनता सिर्फ मोहरा है और असली बाजी कॉरपोरेट राजनीतिक गठजोड़ खेलते हैं। यही सवाल इस सीरीज के हर अगले पार्ट में और गहराई से उठेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की असली कहानी समझने के लिए हमें 2016 से 17 के दौर में जाना पड़ेगा। नोटबंदी का तूफान अभी अभी थमा ही था। सरकार ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन खत्म होगा और राजनीति से ब्लैक मनी बाहर हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि उसी दौर में 2017 के फाइनेंस एक्ट के जरिए कई अहम कानूनों में ऐसे बदलाव किए गए जिन्होंने राजनीति में पैसे का अंधेरा और गहरा कर दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और आरबीआई एक्ट को संशोधित किया गया ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाने का रास्ता साफ हो सके। पहले कंपनियों को राजनीतिक दलों को दान देने की एक लिमिट तय थी, मतलब वो सिर्फ अपने पिछले 3 साल के मुनाफे का 7.5% ही दान कर सकती थीं। लेकिन इस लिमिट को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब हुआ, अब चाहे कंपनी घाटे में हो, चाहे उसके पास कोई मुनाफा ना हो, वो अरबों रुपए राजनीतिक पार्टियों को दे सकती है। यही नहीं, कंपनीज एक्ट में भी बदलाव किया गया। पहले किसी भी कंपनी को अपने सालाना रिटर्न में ये जाहिर करना पड़ता था कि उसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, लेकिन संशोधन के बाद ये जरूरत ही खत्म कर दी गई। यानी कंपनियां बिना किसी पब्लिक रिकॉर्ड के पूरी तरह गुप्त तरीके से राजनीतिक पार्टियों को पैसे दे सकती थीं। इसे सोचकर ही समझ आता है कि ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी।
कॉर्पोरेट फंडिंग को जनता की नजरों से छुपाने की। और यही इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का असली खेल था।